हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुकी हैं। आप अध्याय 1 से 11 तक एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये हम एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि एनसीईआरटी पुस्तकें किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों। एनसीईआरटी से लिया गया कोई भी फैक्ट किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में खारिज नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ना हमारे लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने बेसिक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए ये पुस्तकें सबसे उपयुक्त और उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अध्याय 1, सौरमंडल में पृथ्वी। तो यहाँ पे एक मैप दिया गया है, इसको पढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा, इसमें क्या क्या लिखा है। बीच में केंद्र में ये सूर्य है दोस्तों। इसके बाद ये क्रम से मुझे थोड़ा बताने में खुशी होगी कि हम एक क्रम में बताना चाहते हैं आपको ये ग्रहों की क्या है प्रक्रिया दोस्तों। दूरी के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में ये इस तरह से लगे हुए हैं कि ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और ये यूरेनस, नेपच्यून और आखिरी में ये प्लूटो है, ठीक है दोस्तों। ये क्रम है सूर्य से दूरी के क्रम में, ठीक है। तो प्लूटो तो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है दोस्तों, 2006 में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते दोस्तों। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की ही टिमटिमाहट है, अन्य से अलग है। कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकती हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूरे चंद्रमा को लगभग महीने में एक बार ही देख सकती हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि चंद्रमा पूरी तरह से महीने में एक बार ही दिखता है, ठीक है। और ये पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा की रात होती है, पूर्णिमा का दिन होता है ये, ठीक है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या कह रहे हैं, अमावस्या की रात चंद्रमा पूरा नहीं दिखता, ठीक है दोस्तों, यानी दिखता ही नहीं है। तो एक बार फिर हम इसको इससे बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं, आसमान में आप देखते हो कि चंद्रमा तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो आसमान में किसी ने हीरे जड़ दिए हों, ठीक है। कोई चमकता हुआ दिखता है, कोई टिमटिमाता हुआ दिखता है, कोई छोटा कोई बड़ा, ये दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्यों दिखाई देते हैं, तो दोस्तों बता दें आपको कि ये बहुत दूर, कोई बहुत पास, कोई नज़दीक, कोई सूर्य के कोई नज़दीक, कोई चंद्रमा के नज़दीक, कोई सूर्य से दूर, कोई चंद्रमा से दूर हैं, और कोई छोटा कोई बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। और हमसे ये काफ़ी दूर होते हैं, तो मतलब हवाएं चलती हैं, बादल होते हैं, तो उनका भी मतलब प्रभाव पड़ता है दोस्तों, है ना। इसलिए ये टिमटिमाते हुए दिखते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं कि इन चमकीली वस्तुओं को लगभग 7 अलग अलग प्रतिदिन चंद्रमा को भी दिखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। तो स्वाभाविक है दोस्तों, आज चंद्रमा थोड़ा बड़ा है, कल छोटा हो सकता है, या कहो बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में ही एक बार ही देखते हैं। तो ये जिसे पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, अंधेरा रहता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, ठीक है। ये शब्दावली हमें महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये हमें याद कर लेना चाहिए दोस्तों।
ये शब्दावली याद कर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप हम आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, ठीक है दोस्तों। होता क्या है कि अभी मान के चलिए कि पृथ्वी घूम रही है तो किसी क्षेत्र में सूर्य का प्रभाव मतलब ज़्यादा है, सूर्य का प्रकाश है, तो वहाँ के लोगों को सूर्य के प्रकाश के कारण, ठीक है, आसमान में चमकते हुए सितारे और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। हालांकि वो अपनी जगह पर होते हैं और कहीं जाते नहीं हैं। जैसा ही पृथ्वी घूमती है और किसी क्षेत्र की मतलब किसी क्षेत्र में मतलब सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है या कहें कम ख़त्म हो जाता है, यानी रात हो जाती है, तो वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, है ना। और ये सब किस कारण होता है? ये सब प्रकार मतलब पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। हम इसको अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों, तो बनी रहिए। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के क्या कह रहे हैं ये भूल मतलब छूट गया, तो दिन में नहीं देख पाए। सूर्य चंद्रमा तथा भी सभी वस्तुएं जो रात में के समान दिखाई देती हैं वो रात के समय आकाश में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो जो चीज़ें जो मतलब तारे हैं और ये ग्रह वगैरह हैं, ये खगोलीय पिंड होते हैं दोस्तों। तारे तो नहीं, तारे तो तारे ही होते हैं दोस्तों, ये खगोलीय पिंड के रूप में मतलब इनको मान्यता मिली हुई है दोस्तों के कहते हैं। सूर्य चंद्रमा तथा भी सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है, ठीक है दोस्तों। खगोलीय एक शब्द है, मतलब शब्दावली है दोस्तों। ये आप देखेंगे नीचे चल के, मतलब इसमें इसका मतलब क्या अर्थ होता है, ये सब पूरी तरह से महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बनी होती हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे भी बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक बहुत बड़ा तारा है, ठीक है दोस्तों। तो ये शब्दावली है, क्या है देखिए, छोटे बच्चों के लिए है, हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये वक्त को ज़ाया करना है और वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है दोस्तों, कि सर मतलब हम क्या फालतू जानकारी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग इनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। सीधी बात है दोस्तों, आप ऐसी मानिए कि किसी जगह पर आप अनुमान लगा सकते हैं। आपको मतलब एक उत्सुकता बस जो प्रश्न उठते हैं दोस्तों, उसको उनको समझाने के लिए बता रहे हैं हम, कि हमसे कोई बहुत दूर कोई चीज़ होती है, कोई इंसान व्यक्ति कोई खड़ा होता है या कोई पेड़ पौधा कोई इमारत है, तो हमसे दूर होती है तो बहुत छोटी दिखाई देती है ना। वही जब हमारे पास आ जाती है या इमारत के पास हम जाके देखते हैं तो वो बहुत बड़ी दिखती है, ठीक है। या कह सकते हैं कि हम उसके करीब भी पहुंच जाएं तो हम उसके सामने बिल्कुल छोटे दिखेंगे। तो यही बात यहाँ लागू होती है, ठीक है दोस्तों, कि दूर होने के कारण वो चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, ठीक है। आपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ जहाज कितना छोटा दिखाई देता है रात, ठीक है, यही बात है, ठीक है। रात्रि में आसमान की ओर देखने पर सभी समय आप तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आसमान में जो तारों की बड़ी बड़ी और विशाल आकृतियाँ दिखाई देती हैं, या नई नई तरह की, मतलब नई तो नहीं कह सकते, एक अलग अलग तरह प्रकार की आकृतियाँ जो होती हैं दोस्तों तारों की, वो उनको नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है दोस्तों। अर्सा मेजर के बारे में आप दोस्तों और बारीक से पढ़ेंगे और उसका चित्र भी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का तारा नक्षत्र मंडल है दोस्तों। नक्षत्र यानी तारा और मंडल मानी यानी कि एक समूह, ठीक है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है
सप्तऋषि तारामंडल दोस्तों 7 तारों का एक समूह है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कहाँ एग्जिस्ट करता है वो, तो कहाँ स्थित है। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक है दोस्तों, चित्र एक में देखेंगे क्या कहाँ दिया गया है। एक चित्र एक और एक में मतलब यहाँ कहीं दिया गया है दोस्तों, ऊपर ही होगा। कहाँ है भाई, 1.11। ठीक है, ये है दोस्तों, ये हाँ मैंने देख ही लिया था लेकिन स्किप हो गया था भाई तभी गलती से। तो देखिए दोस्तों, इसमें 7 तारे हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें हम सप्तऋषि या 7 तारों का समूह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने परिवार या पड़ोसी से किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। दोस्तों, ये बच्चों को बताया जा रहा है कि आप अपने पड़ोसियों या परिवार के बड़ी मतलब व्यक्तियों से, मम्मी पापा से या चाची दाऊ ताई, किसी से भी, बाबा दादी से, या मतलब कोई अन्य रिश्तेदार हो उनसे, टीचर से भी कह सकते हैं दोस्तों कि हमें नक्षत्र मंडल, आकाश में ये नक्षत्र मंडल या तारामंडलों को दिखाएं। ठीक है दोस्तों, ये बच्चे जो उत्सुकता बस पूछते नहीं है उसको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, हालांकि कक्षा 6 की एनसीईआरटी दोस्तों बच्चों के लिए ही होती है ना, भला कोई बड़ा व्यक्ति एनसीईआरटी क्यों पढ़ेगा, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बड़ी परीक्षाओं में एनसीईआरटीयों का बेस और एनसीईआरटी से जो फैक्ट्स होते हैं बहुत ही काम करते हैं दोस्तों, किसी भी परीक्षा में आते हैं। हमने देखा है दोस्तों, एनसीईआरटी पुस्तकें जो होती है ना, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पढ़ने के लिए भी बताई जाती हैं। आईईएस, आईपीएस हैं, आईआरएस, आईएफएस, एसएससी, सीजीएल तक दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने में उपयोगी पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हाँ, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। क्या कह रहे हैं, हाँ इधर रह गया था। उत्तरी तारा हाँ ये निकल गया दोस्तों। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है, इसी ध्रुव तारा कहते हैं। क्या कह रहे हैं, प्राचीन बहुत पहले के समय में लोग, घड़ियाँ होती नहीं थी, कोई स्कोप वगैरह, टेलीस्कोप वगैरह किसी भी प्रकार के उपकरण हुआ नहीं करते थे, तो दोस्तों तारों की सहायता से लोग दिशा का निर्धारण करते थे, पता लगाते थे, और आने जाने में उनको मदद मिलती थी। बड़े बड़े व्यापारी, यात्री हैं, ये इसी की सहायता से, इन्हीं की सहायता से, इसी प्रक्रिया की सहायता से और इन तारों की सहायता से अपना यात्रा, अपने व्यापार शुरू करती थी, आने जाने की लिए मतलब इनका उपयोग करते थे दोस्तों। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसी उत्तर ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि तारामंडल के संकेत ताक्षरों को आपस में मिलाते हुए यह एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ये बच्ची दिख रही है दोस्तों, सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा। तो देखिए, ये सप्तऋषि तारा है, इसके ये जो 2 सीध में जो तारे दिखाए गए हैं, सांकेतिक तारे, इनको मिलाकर रेखा खींची जाए दोस्तों तो ये ध्रुव तारे की ओर इस तरफ आते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम समझ सकते हैं ध्रुव तारे की स्थिति। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, वे तारों की प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। खगोलीय पिंड दोस्तों, खगोलीय पिंडों को मतलब कह सकते हैं जैसे कोई ग्रह होता है, उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो वो तारों की और चंद्रमा की, सूर्य की प्रकाश से चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। हो गया यह ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रीक भाषा की प्लेनेटाई शब्द से बनाया है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रीस भाषा है प्लेनेटाई, उसी का अर्थ है प्लेनेट, उसी से बना हुआ प्लेनेट शब्द है, उसी से प्लेनेट कहते हैं हम दोस्तों। प्लेनेट को हिंदी में ग्रह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है।
यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं, पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है उसको सूर्य कहते हैं। सूर्य एक तारा है दोस्तों, हम उसको एक अलग रूप में समझते हैं तो दोस्तों ये गलत धारणा होती है। ठीक है, ये सूर्य तारा ही है दोस्तों, लेकिन पृथ्वी के सबसे पास है ना, इसलिए इसकी गर्मी, इसकी ऊष्मा, इसकी जो हीट होती है तो उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव है दोस्तों। अगर ये ना हो तो पृथ्वी जमकर बर्फ़ का गोला बन जाए और कुछ ही दिनों में पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है ना। आगे क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी जो एक ग्रह है ना, अगर इसको चंद्रमा पर जो पहुंच जाते हैं व्यक्ति, वो चंद्रमा से देखते हैं पृथ्वी को, तो वहाँ से देखने पर पृथ्वी चंद्रमा की तरह दिखाई देती है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी पर दिखाई देता है ना। जैसे हम पृथ्वी पर देखते हैं कि चंद्रमा देखिए कैसे अपनी स्थिति बदल रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है ना, उसी प्रकार चंद्रमा पर जब पहुँचकर जो लोग यात्री मतलब जो होते हैं ना अंतरिक्ष यात्री, वो चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं तो वो वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं, तो वहाँ से उन्हें पृथ्वी बिल्कुल इसी प्रकार दिखाई देती है जैसे पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ये कहना है इनका। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि कुछ रोचक तत्व। ठीक है, पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस की चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों की असंख्य छोटी छोटी पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन ग्रह है, देखो पृथ्वी, शनि और यूरेनस की चारों ओर छल्ले हैं। छल्ले क्या हैं दोस्तों, बहुत बड़े छोटे असंख्य पिंडों से बने हुए, ठीक है, छोटी छोटी टुकड़ी हैं जो अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं दोस्तों। उनका अपना अलग फोर्स है दोस्तों, है जो उनको वहाँ से उनकी स्थिति से कहीं जाने की मतलब अलग होने से रोकता है। ठीक है, ये बता रहे हैं। अब दोस्तों ये एक मैप दिया गया है, इसको आप इधर ऐसे देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सूर्य है, सूर्य के पास ये दोस्तों ये घूम गया दोस्तों। इसी तरह समझ लीजिए आप दोस्तों, ये सूर्य है, इसके सबसे पास बुध है, बुध के बाद दूसरे नंबर पर ये दोस्तों शुक्र है, बुध शुक्र पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के बाद ये दोस्तों बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल आ गया तो ठीक है, मंगल ग्रह है दोस्तों। और बीच में ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टिका है दोस्तों। ठीक है, ये पट्टी, फिर ये बृहस्पति है दोस्तों, जुपिटर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, से बृहस्पति के बाद ये शनि है ये दोस्तों, फिर ये यूरेनस यानी अरुण, और इसके बाद ये बहुत दूर है नेपच्यून यानी बरोल। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में दोस्तों काफ़ी जानकारी दी गई है यहाँ पे। हम इसको दोस्तों आपको एक अलग वीडियो में NCERT भूगोल की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, मैपिंग होती है, हम उस वीडियो में आपको ये चित्र वगैरह अच्छे से समझा देंगे दोस्तों। ठीक है, आप इस यहाँ समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन होंगी। ठीक है दोस्तों, वहाँ हम आपको अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा तथा दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं और उसी से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी हैं। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा यानी उनकी उपग्रह। ठीक है दोस्तों, तो इधर क्या कह रहे हैं ये जानकारी देखते हैं। क्या आप जानते हैं
पौराणिक रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सूर्य का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखो, मतलब सूर्य की जो परिभाषित मतलब सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ये ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं हमें नहीं लिखना, लेकिन ये जानकारी बता रही थी, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति, ऐसी बहुत सी शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं अक्सर भी दूसरी भाषा में लिखे गए शब्द हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है या ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जिसमें ग्री का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफी या ग्राफी का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। जियो प्लस लॉजी मेट्रोइड, तो इसको लॉजी में अगर जियो जोड़ेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन हो गया। मैट्री में अगर जियो को जोड़ेंगे तो पृथ्वी का मापन हो गया। और ऑइड में अगर जियो को जोड़ेंगे तो पृथ्वी के आकार के अनुसार हो गया, ठीक है, तो अनुरूप हो गया, ठीक है दोस्तों। ये कुछ नहीं, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी नॉर्मल थी, इसको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना दोस्तों, ठीक है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा समझने योग्य बात है कि केस में क्या जोड़ने से क्या बनता है, ठीक है दोस्तों। हालांकि आप डिक्शनरी में जाकर ये सब देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों ग्रह। कह रहे हैं कि यहाँ छूट गया था सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसी क्षुद्र ग्रह ऐसे उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करती हैं। उसी हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो कह रहे हैं दोस्तों ये सब चीज़ें, सूर्य 8 ग्रह और उनकी 8 ग्रहों की कुछ जो उपग्रह हैं उनको मिलाकर, खगोलीय पिंडों को मिलाकर, क्षुद्र ग्रहों को मिलाकर एवं उल्का पिंडों को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। उसी हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया सौरमंडल, ठीक है दोस्तों। अगर आप दोस्तों सौरमंडल की परिभाषा देखना चाहें तो किस तरह से आसानी से दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही सुंदर भाषा में दिया गया है दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इसकी सूर्य का जो खिंचाव है ना, जो ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं ना, तो उसी की वजह से ये अन्य ग्रहों को अपनी में बांधे रखे रहता है, ठीक है दोस्तों। बल इस सौरमंडल को बांधे रखता है, ठीक है दोस्तों। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एक मात्र स्रोत है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों। तो क्या कह रहे हैं कि दोस्तों कि जो सूर्य है ना, यह बहुत बड़ा है और इस ये बहुत अधिक गैसों से, हाइड्रोजन हीलियम गैसों से दोस्तों बना हुआ है, ठीक है, और अन्य पदार्थों से, ठीक है दोस्तों। इसका खिंचाव और इसका गुरुत्वाकर्षण बल है जो दोस्तों, ये अन्य ग्रहों को इसमें इसकी तरफ आकर्षित किए हुए हैं और अपनी स्थिति से हटने से रोकता है दोस्तों, ठीक है। अगर इसका गुरुत्वाकर्षण बल ना हो दोस्तों, ग्रेविटी फोर्स जो होता है वो ना हो, तो अन्य ग्रह अपनी जो स्थिति होती है उससे भटक जाएं दोस्तों, ठीक है, और अंतरिक्ष में कहीं भी जाकर टकराए जाएं और इस तरह से सौरमंडल का विनाश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके गुरुत्वीय फोर्स की वजह से दोस्तों ग्रह अपनी स्थिति पर बने हुए हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि इस सूर्य बहुत ही अधिक ऊष्मा से भरा हुआ है और उसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा
हम यहाँ अपनी पृथ्वी पर महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर करते भी हैं तो देखिए गर्मियों के महीने में दोस्तों कितनी अधिक उसमें गर्मी पड़ने लगती है, सर्दियों के महीने में कितनी अधिक सर्दी पड़ने लगती है दोस्तों, बरसात में देखिए मौसम कैसा हो जाता है, ठीक है। तो वो सब इसी की वजह से है। गर्मियों में दोस्तों सूर्य थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर मतलब पास आ जाता है पृथ्वी के, इतने में ही हम कितनी गर्मी महसूस करते हैं, है ना। जब अगर ये अधिक पास आ जाएगा तो क्या हाल होगा, पृथ्वी भस्म हो जाएगी दोस्तों, उसकी गर्मी से, उष्मा से, उसकी तपन से, उसकी आग से, है ना। और कह रहे हैं कि ये पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद भी ये पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है दोस्तों। सोचिए 15 करोड़ किलोमीटर दूर, यानी कि फिर भी इसको सबसे नज़दीक तारा मानते हैं। कितना आश्चर्यजनक बात है दोस्तों। तो सोचिए जो जो अन्य हैं, जो पृथ्वी से बहुत दूर और दूर हैं और बहुत छोटे दिखाई देते हैं, वो पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर होंगे, अनुमान लगाइए दोस्तों आप, है ना। तो यही बता रहे हैं कि सबसे नज़दीक है ये, पृथ्वी की सबसे नज़दीक का तारा है ये दोस्तों, और फिर भी इसकी स्थिति 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप फिर से एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर है इसकी दूरी। अब ये फैक्ट है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का जो आप पढ़ रहे हैं, 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूरी है इसकी। तो ये किसी भी क्वेश्चन में अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आंसर देंगे तो ये कहीं पर भी खारिज नहीं किया जाएगा दोस्तों, पता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, और ग्रह के बारे में बता रहे हैं। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार भी वे इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण, ठीक है दोस्तों। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका इस प्रकार है: माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी में कभी कभी कोई मतलब महत्वपूर्ण जानकारी होती है तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से ये भी याद किया जाने का तरीका दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, मतलब याद करने का तरीका दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब आप याद कर सकते हैं दोस्तों, माई वेरी इफेक्टिव एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, ठीक है दोस्तों। आप इसको 2-3 बार याद रटिए, याद कीजिए, बोलिए तो याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो माई से हो गया बुध, और वेरी से हो गया शुक्र, इफेक्टिव से हो गया यानी अर्थ, यानी कि, ठीक है दोस्तों। ये सब मतलब ग्रहों के एक एक शुरुआती अक्षर दिए गए थे, ठीक है दोस्तों। तो आप कंफ्यूज ना होइए, और आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ दोस्तों, आपको शायद कंफ्यूज हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, यानी कि माई यानी कि मरकरी यानी बुध, ठीक है। वी वेरी यानी कि शुक्र वीनस, ठीक है दोस्तों। ई एफिशिएंट यानी कि अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। मदर यानी एम यानी कि मार्स, ठीक है, मार्स यानी मंगल, ठीक है दोस्तों। जस्ट यानी जे यानी जस्ट मानी जुपिटर यानी पृथ्वी, ठीक है दोस्तों, बृहस्पति सॉरी। और एस सर्वड यानी साइरस यानी कि एक सॉरी शनि का कुछ इफेक्टिव अर्थ समझ में नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। यूरेनस और ये नेपच्यून, ठीक है दोस्तों। अस यानी यूरेनस, नेपच्यून मानी नट्स यानी नेपच्यून, ठीक है। आप इसमें एस का दोस्तों आप खुद ढूंढिएगा क्या है अर्थ इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप का हो गया, ठीक है दोस्तों। आप ये देख लीजिएगा कि शनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसी हिसाब से आप यहाँ एस का अर्थ ढूंढ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कभी कभी आप भी करिएगा दोस्तों, मुझे थोड़ा मतलब अर्थ मैं भूल रहा हूँ, जब भी मुझे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो मतलब रास्ता है, जो अपने रास्ते से भटकते नहीं है दोस्तों, एक
उनका अपना अलग रास्ता बना हुआ है, तो उन्हें कच्छा कहते हैं। ठीक है, कच्छ यानी कच्छा, एक ही बात है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी अब सॉरी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पर लगभग पृथ्वी के ही समान है। ठीक है, सभी प्लूटो अभी तक प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खगोल खोजी गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, उनमें कुछ गुण समान पाए गए और वो भी एक बौना ग्रह था, इसलिए प्लूटो को भी बौना ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देख कर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों तथा उनकी गतियों के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत की प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थी, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित प्रकाश के कारण चमकती हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय विद ब्रह्मांड की रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों बता रहे हैं इसमें कि मनुष्य हमेशा उत्सुक रहा है कि ये अंतरिक्ष में जो ग्रह होते हैं वो मतलब चंद्रमा तारे कैसे कार्य करते हैं। तो उसी समय एक पुराने समय में खगोलीय शास्त्री हुए थे आर्यभट्ट, उन्होंने बताया था कि सभी ग्रह और जो होते हैं ना सूर्य की द्वारा प्रकाश पड़ता है और वो उसका परावर्तन के कारण चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये जानकारी थी। आगे क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी की समान आकार। पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही सब पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पृथ्वी तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य के। ठीक है, और आकार में ये पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, और बता रहे हैं कि ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, यानी कि कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे थोड़ी चपटी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई बॉल लीजिए और उस पर थोड़ा दबाव डालिए तो वो चपटी सी हो जाएगी, तो उसी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो दबे हुए भाग को भूभाग कहते हैं। इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आकार समान है, पृथ्वी के आकार समान है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, तो भूभाग का ये अर्थ बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। पृथ्वी पर सारी जीवन की संभावनाएं और जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं और जीवन के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो अनुकूल मतलब उपस्थित है। ठीक है, इसलिए यहाँ जीवन संभव है। केवल पृथ्वी पर ही जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, यदि पानी ना हो तो जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं होगा। यदि वायु ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और अधिक गर्म होगी तो जीवन संभव नहीं होगा। अधिक ठंडी होगी तो भी जीवन संभव नहीं होगा पृथ्वी पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गर्मी की वजह से पृथ्वी पर जीवों का रहना मतलब संभव नहीं होगा, क्योंकि गर्मी की वजह से लोग मर जाएंगे ना, झुलस जाएंगे। और सर्दी की वजह से दोस्तों सब लोग जम जाएंगे, है ना। तो दोनों ही चीज़ें मतलब बराबर मात्रा में है, गर्मी और सर्दी। और वायु की वजह से लोग ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें ज़रूरी जो सबसे ज़रूरी जो गैस होती है वो ऑक्सीजन है लोगों के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। और पानी तो इंसान के लिए ज़रूरी है ही दोस्तों, तो उसको मतलब पीने के लिए हर चीज़ के लिए, पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए पानी और वायु दोनों ही ज़रूरत है। मतलब कहने का अर्थ है ये कि इस पर जीवन की मतलब जो
चीज़ है ना मौजूद है, ठीक है। और कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि इसका 75% हिस्सा जल से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं कि इधर क्या लिखा है, रोचक तत्व देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको खोजना है दोस्तों कि चंद्रमा पर भारत से कौन गया, ठीक है दोस्तों। कभी कभी आप भी होमवर्क कर लिया करें दोस्तों, जैसे कि हमने इधर एक होमवर्क दिया है आपको, इधर ये छोटा, यहाँ एस का अर्थ समझना है और उसको अपनी मतलब डायरी में लिखना है दोस्तों। यहाँ आप होमवर्क डायरी लिखती हैं, जहाँ यहाँ आप फेयर बना रहे हैं, जहाँ अपना नॉलेज वाला इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ, ठीक है। बाकी आप ये सब अनुमान लगा कर लिख ही लेंगे, ठीक है, मैंने बता भी दिया, ठीक है। तो चंद्रमा के बारे में देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। तो कह रहे हैं कि ये पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का व्यास मतलब 1/4 है, ठीक है। यह इतना बड़ा प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है दोस्तों। तो बता रहे हैं कि और ग्रह हैं जो खगोलीय पिंड हैं जो उनसे उनकी मतलब उनसे चंद्रमा बहुत पास है पृथ्वी के, ठीक है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है ना, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य ग्रहों की पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, ठीक है, ये बता ही दिया। यह हमारी हमसे लगभग कह रहे हैं 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों इसको मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना करें, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कहाँ बता रहे थे कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, और ये 3,84,400 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। उपग्रह, ठीक है, ये मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया होता है, ठीक है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एड्यूसैट इत्यादि, ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है जो मतलब ग्रहों के चारों ओर घूमती हैं और उनका जिन पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी प्रकार उपग्रह पिंडों की चारों ओर चक्कर लगाती हैं। आपको समझ आ गया दोस्तों कि क्या कहना चाहता हूँ मैं और क्या बताना चाहती हैं ये पुस्तकें। बता रहे हैं कि उपग्रह होते हैं उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं ग्रहों के जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बता दिया। और मानव निर्मित उपग्रह दोस्तों होती है वो एक कृत्रिम पिंड होती है जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं, किस लिए कि पृथ्वी की जो आसपास स्थापित कर दिए जाते हैं, अन्य ग्रहों पर स्थापित कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की स्थिति को समझने के लिए, वहाँ जीवन संबंध कैसे है उसको समझने के लिए और बाकी हालातों को समझने के लिए, अंतरिक्ष की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, ये सब कार्य के लिए ये कृत्रिम मानव निर्मित यानी कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। ये छोटी सी पिंड होती हैं, बड़ी छोटी तो नहीं कह सकते, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के आसपास जो पृथ्वी की जानकारी और अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए जो पृथ्वी के आसपास जो भेजे गए हैं उपग्रह, उनमें प्रमुख हैं इनसैट, IRS
और ड्यूसैट जी, ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए दोस्तों, ठीक है। बता रहे हैं रॉकेट का प्रक्षेपण किस प्रकार होता है, तो ये इस तरह होता है। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, और या अन्य ग्रहों की कक्षा में स्थापित कर दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये मानव निर्मित उपग्रह हैं, ठीक है दोस्तों। सौर मंडल में पृथ्वी, ये तो हम यूनिट ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। और आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है दोस्तों। आप याद कर लेना इस जानकारी को, इस महत्वपूर्ण फैक्ट को, कि चंद्रमा लगभग 27 दिन में अपना चक्कर लगा लेता है पृथ्वी की चारों ओर घूमकर, मतलब किसी केंद्र से मतलब जिस जगह से घूमता हुआ उसी जगह पर लगभग 27 दिन में वापस आ जाता है, ठीक है दोस्तों। समय में यह अपनी अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि स्वाभाविक है दोस्तों कि जो घूमता है कि मतलब इसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी का एक ही चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है हमें पृथ्वी से, क्योंकि दूसरा हिस्सा में कभी दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि वो घूमता है उसी और पृथ्वी भी घूमती है, तो समांतर रहती है एक ही मतलब स्थिति में, ठीक है। इसलिए तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार घूमते हुए किस प्रकार ये प्रक्रिया संपन्न होती होगी, ठीक है दोस्तों। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पर लोग रह नहीं सकते। वहाँ पर बहुत ही स्थितियाँ ऐसी हैं जो पृथ्वी पर हैं उससे अलग हैं। इसकी सतह पर पर्वत मैदान गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। पूर्णिमा जो दिन पड़ता है ना, उस दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। बड़े बड़े पहाड़ हैं दोस्तों चंद्रमा पर, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को स्पष्ट देखा जा सकता है, और वहाँ पे जो पहाड़ हैं उनकी जो परछाई बनती है ना, तो वो चंद्रमा पर दिख जाती हैं, ठीक है दोस्तों। ये बता रहे हैं क्षुद्र ग्रह तारों ग्रहों एवं उपग्रहों की अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तारों ग्रहों एवं उपग्रहों की अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह दोस्तों छोटी बड़ी हर तरह की पत्थर होती हैं, बड़ी बड़ी गैसों की पिंड होती हैं, तो ये उनकी मतलब अन्य पदार्थों से बनी हुई पिंड होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं दोस्तों। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की जो बीच की गैप होता है, लाखों करोड़ों किलोमीटर मतलब गैप होता है दोस्तों, उसमें चक्कर लगाते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है। चित्र 1.2 में देखें आप। 1.2 दोस्तों बता रहे हैं कि इधर कहीं दिया गया होगा, नहीं है दोस्तों, कहीं है, इधर है, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टिका है दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ है दोस्तों, मंगल और ये बृहस्पति के बीच में, ठीक है, समझ गए। तो आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यही है, ग्रहों से टूटकर छोटा हिस्सा होता है घूर्णन की गति के कारण या अन्य प्रक्रियाओं के कारण, ठीक है, तो अलग हो जाते हैं, फिर वो वहीं चक्कर लगाते रहते हैं। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड ग्रहों वाले पत्थरों की पत्थरों की बात है, छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं दोस्तों। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों की छोटी टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। तो उल्कापिंड दोस्तों
टुकड़े होते हैं, मतलब ग्रहों से टूटे हुए, वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, यानी कि अ, अपनी स्थिति पर रह एक जगह पर नहीं रहते, ठीक है दोस्तों। तो भटकते रहते हैं, तो कभी कभी उनकी स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि पृथ्वी के पास लगभग आसपास से निकल जाते हैं वो। लेकिन दिक्कत उनके साथ ये हो जाती है, वो पृथ्वी पर इसलिए नहीं आ पाते हैं और ना ही आ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के आसपास जो बहुत दूरी होती है ना, मतलब सॉरी, जो पृथ्वी इतनी दूर है, तो वहाँ से यहाँ तक आने में वो बहुत ही अधिक वायु के घर्षण के कारण जल जाते हैं और मतलब वहीं मतलब समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इस कारण वो पृथ्वी पर आने से रह जाते हैं, और इस प्रकार इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर बड़े बड़े और ख़तरनाक हादसे होने से बच जाती है हमारी पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। वरना हमारी पृथ्वी पर ये उल्कापिंड गिरे तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कितनी जगह पर विनाशकारी घटनाएं होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमारी पृथ्वी के लिए एक बहुत ही वरदान है कि अ, उल्कापिंड आने से हमारी पृथ्वी बच जाती है। किस कारण कि घर्षण की जो वायु के वेग के कारण और पृथ्वी हमारी एक सुरक्षित स्थिति में है, और हमारे जो आसपास ग्रह हैं वो हमारे ये पृथ्वी ग्रह को मतलब बचाते हैं ना। ठीक, बहुत सी वजह होती हैं हमारी पृथ्वी पर, मतलब हादसे होने से बच जाते हैं। बहुत से समय पहले जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोरस रहा करती थी, तो उस समय एक पिंड गिरा भी था दोस्तों। ये वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया भी गया है। तो उस समय डायनासोरस समाप्त हो गए दोस्तों। हम कभी हो सकता है हम तो इस बात को मतलब आपको एक तरीके से अच्छी वीडियो में समझाएंगे किसी दिन, ठीक है। पहले तो हम अपना ये एनसीईआरटी का पूरा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है दोस्तों कि एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराएंगे, तो ये करना हमारा पहला मतलब कार्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कभी कभी कोई उल्कापिंड इस तरह जली हुई बिना पृथ्वी पर गिरता है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो बता ही रहे हैं दोस्तों कि डायनासोर के समय में भी उल्कापिंड गिरी थी, और वैसे भी एक गिर जाते हैं तो बहुत अधिक हानि नहीं होती उनसे। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी पर आते आते वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, मतलब बहुत छोटे आकार में गिर पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पृथ्वी को अधिक खतरा नहीं है। तो इधर की ये कह रहे हैं कि आकाशगंगा है ये, तो खैर क्या आपने तारों वाली खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरफ एक चमकदार रास्ते को देखा है? बिल्कुल देखा है दोस्तों। आप नाइट में देखें, आप रात में देखेंगे तो एक सफ़ेद पट्टी सी दिखाई देगी दोस्तों, जो सब में मतलब बहुत असंख्य तारों की बनी होती है दोस्तों, ठीक है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारे सौरमंडल में इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारे सौरमंडल में इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की जाती थी दोस्तों, ठीक है। प्राचीन काल में इन असंख्य तारों की ये संख्या की जो सफ़ेद पट्टिका सी दिखाई देती है बहुत चौड़ी, उसको नदी के रूप में माना जाता था दोस्तों, ठीक है। कल्पना की जाती होगी उस समय लोग इतने शिक्षित, इतने ज्ञान से परिचित नहीं थे दोस्तों, तो समझते होंगे कि ये नदी है आकाश में, ठीक है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा, ठीक है दोस्तों। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो लाखों आकाश गंगाएं मिलकर पृथ्वी में ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है, ठीक है दोस्तों। ब्रह्मांड की कल्पना करना, कितना बड़ा होगा ब्रह्मांड, ये कल्पना करना दोस्तों बहुत ही कठिन कार्य है कि मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकती कि कितना बड़ा है, ठीक है दोस्तों। वैज्ञानिक अभी भी इतनी बार इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं दोस्तों। वो भी नहीं समझ पाते कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना। तो बहुत ही कठिन काम है। इसकी आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है। तो इतना ही जान पाए हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी है कि आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़ी इस तथ्य पर विचार करें कि
इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपको आपका स्थान कहाँ है तो अपनी स्थिति को समझ सकते हैं दोस्तों कि एक इंसान जो अपने आप में बहुत ही बड़ा बनना चाहता है, बहुत महान बनना चाहता है, बहुत घमंडी मतलब बनता है दोस्तों, तो ये अपनी स्थिति को जांच कर अपनी औकात को अपने घमंड को दोस्तों तोड़ने के लिए काफ़ी है दोस्तों, है ना। अपनी औकात अपनी इंसान जो होता है बहुत ईगो दिखाता है, बहुत घमंड करता है, तो अपना आकार अपनी स्थिति समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, वो खैर एक नॉर्मल बात है, कोई नहीं। आदमी की फितरत है घमंड करना, अलग अलग भावनाएं अलग अलग विचार पैदा होते हैं इंसान के दिमाग में, तो कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसके आगे ख़त्म होती है NCERT हमारी। ये बता रहे हैं, ये चरण है दोस्तों, ये बच्चों के लिए होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, आगे इसमें कुछ जानकारी नहीं दी गई। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए आप का धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ हमारी इस NCERT सर्किल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें। तो वीडियो पूरी देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू।